कभी कभी इतिहास किसी राजमहल में नहीं लिखा जाता, वो किसी गुमनाम गांव की धूल भरी पगडंडियों में जन्म लेता है। कभी किसी संसद के गलियारों में नहीं, बल्कि किसी माँ की सिसकियों और किसी पिता की खामोशी में अपना स्वर तलाशता है। और जब ऐसी कोई घटना घटती है तब वह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रहती, बल्कि पूरे निज़ाम, पूरी व्यवस्था और समूचे लोकतांत्रिक विवेक के समक्ष एक असहज प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती है। भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई भरत भूषण तिवारी की मृत्यु आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। देखिए, आज हम बात करेंगे भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की। बिहार के भोजपुर जनपद का एक छोटा सा गांव बिलौटी, एक ऐसा गांव जिसका नाम कुछ दिन पहले तक शायद ही किसी ने सुना हो, किंतु आज वही गांव राष्ट्रीय विमर्श, राजनीतिक बहस और जन चर्चा का केंद्र बन चुका है। वजह है भरत भूषण तिवारी, एक जवान लड़का जिसकी मौत को पुलिस मुठभेड़ बता रही है, जबकि परिजन, ग्रामीण और अनेक राजनीतिक दल इसे कथित फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। मैं वहां गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे सवाल का बिलौटी के लोगों ने किस प्रकार जवाब दिया। हम लोग खुद उनको न्याय दिलवाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं, हम खुद अहमदाबाद से इधर आए हुए हैं, भले हमारा बलिया घर है, हम न्याय यहाँ आए हुए हैं इसी के चक्कर में। और जो भी चीज़ हुआ है, देखिए हम तो अपनी क्या बताएं, हम जो चीज़ देखे हैं आप हम बता नहीं सकते वो कितना कुर्ता से मारा गया उनको। अब हम इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाएंगे और यहाँ से हम। अच्छा, सवाल ये है कि हकीकत क्या है? क्या यह वास्तव में आत्मरक्षा में की गई पुलिस कार्रवाई थी, या फिर एक ऐसे युवक की जान चली गई जो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था? इन प्रश्नों के उत्तर अभी तफ्तीश और न्यायिक जांच के गर्भ में है, लेकिन इस घटना ने बिहार की सियासत से लेकर न्याय व्यवस्था तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर भरत भूषण तिवारी थे कौन, उनका इतिहास क्या था। देखिए, भोजपुर जनपद के बिलौटी गांव में जन्मे भरत भूषण तिवारी एक साधारण परिवार से संबंध रखते थे। भरत तिवारी के पिता बिहार पुलिस से रिटायर हैं और ख़ुद भरत ने बीएससी तक तालीम हासिल की। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जैसा कि आमतौर पर नौजवान करते हैं, उन्होंने भी रोज़गार की तलाश शुरू की। हर दर पर दस्तक दी, हर इदारे का रुख लिया, हर कोशिश की, मगर हासिल हुई तो सिर्फ मायूसी। कहा भी जाता है कि दुनिया की खाक छानने से अगर दौलत न मिले, तब भी इंसान समाज की फ़िक्र, उसकी सोच और उसके हालात का इल्म ज़रूर कर लेता है। भरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नौकरी तो न मिली, मगर उन्होंने यह ज़रूर देखा कि इस रास्ते पर वह अकेले नहीं हैं। उनकी तरह लाखों लोग हैं जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को एक जद्दोजहद, एक इम्तिहान और एक आखिरी दिन समझकर गुजार रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि न जाने कितने नौजवान हैं, कितने काबिल लोग अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, बेरोज़गारी और नामुसाइद हासिल से परेशान हैं। यहीं से उनकी सोच में एक बुनियादी बदलाव आया। दुनियादारी से भरत तिवारी का मोह भंग हो गया। फिर उन्होंने यह ठान लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं जिएंगे, बल्कि उन तमाम लोगों का सहारा बनेंगे जो उन्हीं की तरह हालात की गर्द में डूबे हुए हैं। अपनी इस खिदमत और इंसानी हमदर्दी को तहरीक कर आगाज़ करने के लिए भरत तिवारी ने आज के तकरीबन 10 बरस पहले अपना ही पिंडदान कर दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया, मगर भरत के लिए यह दुनिया से बेनियाजी और इंसानियत की खिदमत का ऐलान था। उसके बाद उन्होंने न जाने कितने मजबूर, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। कितनों की आवाज़ बने, कितनों का सहारा बने और कितनों की ज़िंदगी में उम्मीद की नई रोशनी लेकर आए। यही वजह है कि आज बहुत से लोग भरत तिवारी को महज एक शख्स नहीं, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। देखिए, ग्रामीणों के अनुसार भोजपुर के जवनिया क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद अनेक परिवारों को बिलौटी गांव के ही समीप बसाया गया था, मगर वहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। चारों ओर जल भराव,
और व्यवस्था के नाम पर केवल मायूसी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी इन समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जाते रहे। उन्होंने कई बार अधिकारियों से भेंट कर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था और कठिनाइयों के बारे में बात रखी। लेकिन बात रखने से क्या हुआ? जब भोजपुर का ही एक गांव जवनिया पूरी तरह जलमग्न हो गया, तब वहां कई नेता आए, कई बड़े चेहरे आए, खूब वादे हुए, तसल्ली दी गई, मगर हालात में कोई सुधार तब्दीली नहीं आई। आखिरकार सरकार ने वहां के बंदिशों को बिलौटी के समीप शिफ्ट कर दिया और तब से लेकर आज तक वे लोग वहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर जिस जगह उन्हें बसाया गया वह रहने के काबिल नहीं थी। चारों तरफ गड्ढे, कीचड़ और बदहाली का मंजर था। लोगों की ज़िंदगी मुश्किलों और परेशानियों के दरिया में डूबती चली गई। जब हालात हद से गुजरने लगे तो लोगों ने अपनी तकलीफ़ें भरत तिवारी को बताई। भरत उन मामलों को, उन मसलों को लेकर प्रशासन के दरवाजे पर गया। हर बार अफसरों की जानिब से आश्वासन मिला, मगर कोई मुमकिन हल नहीं निकला। मामला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन भरत एसडीएम के पास गए। उन्होंने वहाँ के लोगों की तमाम परेशानियों और मुश्किलात को बड़े सलीके के साथ रखा। लाजिम भी था, भरत तिवारी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात को पूरे तर्क और दलीलों के साथ पेश की। लेकिन इसके बाद भरत के भाई चंदन तिवारी का दावा है कि जैसे ही भरत ने एसडीएम साहब के सामने अपनी बातें रखी, एसडीएम साहब नाराज़ हो गए। इसके बाद भरत लगातार अपनी आवाज़ें बुलंद करने लगे, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए तो कभी दूसरे माध्यम से। वे बाढ़ पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ते थे और उनकी फरियाद प्रशासन तक पहुंचाते थे। फिर एक दिन यानी 16 जून को पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंचती है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भरत लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे थे और यही बात कुछ अधिकारियों को पसंद नहीं आई। चंदन का यह भी इल्ज़ाम है कि कई बार पुलिस ने भरत को धमकाया और रिश्वत देकर खामोश करने की कोशिश भी की। उसी मंगलवार की शाम जब पुलिस वहां पहुंची, तब भरत अपने घर पर एक तमंचा लेकर बैठे हुए थे। अब पूरे ख़ानदान और गांव के लोगों के मुताबिक भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और उनकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और लगभग 4 घंटे तक भरत तिवारी से बातचीत करते रहे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, फेसबुक लाइव भी चलता रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार काफ़ी देर तक बातचीत के बाद पुलिस वहां से वापस लौट गई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस फिर उनके घर के आसपास नजर आई। बताया जाता है कि इस बार पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। यही बात भरत तिवारी को पसंद नहीं आई। इसके बाद पुलिस वालों ने रास्ते में भरत को घेर लिया और उनसे हथियार फेंकने को कहा। फेसबुक लाइव और मौजूद वीडियो के आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया था और फिर आरोपों और दावों के मुताबिक उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। यहीं से पूरा मामला एक नया विवाद, कई सवाल और इंसाफ की मांग के साथ एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो गया। आखिर उस दिन की हकीकत क्या थी, हालात क्या थे और किसका बयान सही है? कई सवाल आज भी बेजवाब हैं और इंसाफ की तलाश में उठती आवाज़ें अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। लोग अब भी पूछ रहे हैं, यदि आत्मसमर्पण हो चुका था तो गोली क्यों चली? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसे काबू में करने के लिए अन्य उपाय क्यों नहीं अपनाए गए? यदि उसके विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं था तो इतनी घातक कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही वे प्रश्न हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। धन्यवाद।